हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स डू इट। तो डिस्कस करेंगे आज हम यहाँ पर HPSSC की इस प्रीवियस ईयर पेपर सीरीज़ का पार्ट नंबर 3। तो अगर अभी तक आपने इसका पार्ट 2 जो है वो नहीं देखे हैं तब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, अब वहाँ से जाकर के चेकआउट कर लीजिएगा। अच्छा, कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि आर्टिकल 352, आर्टिकल 356 एंड आर्टिकल 360 के बारे में बताइए। तो देखिए, आर्टिकल 352, 356 और 360 जो हैं ये एमरजेंसी से रिलेटेड हैं। आर्टिकल 352 की अगर हम बात करें तो ये नेशनल इमरजेंसी से संबंधित है। आर्टिकल 356 जो है ये प्रेसिडेंशियल रूल एंड स्टेट इमरजेंसी से रिलेटेड है। और आर्टिकल 360 की अगर हम बात करें तो ये फाइनेंशियल इमरजेंसी से रिलेटेड है। तो देखो, आप इन पॉइंट्स को नोट कर लेना, इन आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में बनते ही बनते हैं। तो देखो, आज हम यहाँ पर जो है 35 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो आपको हर बार की तरह जो है कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपके 35 में से कितने क्वेश्चन जो हैं वो सही हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द राइट टू वोट इन इंडिया इज़ अ। भारत में मत देने का अधिकार है एक। तो भारत में मत देने का अधिकार क्या है? एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, एक संवैधानिक अधिकार है। सो ऑप्शन ए यहाँ पर इसका राइट आंसर है। RTI एक्ट एम्स एट टू। RTI अधिनियम का उद्देश्य है। तो RTI अधिनियम का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य होता है सिक्योर एक्सेस टू इंफॉर्मेशन फॉर पब्लिक अथॉरिटीज़, सार्वजनिक प्राधिकरणों से सूचना तक पहुंच सुनिश्चित करना। ऑप्शन ए यहाँ पर इसका राइट आंसर है। RTI यानी कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट कब आया था? ये 2005 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज़ डू नॉट एंजॉय एनी। मौलिक कर्तव्य कोई भी डैश प्राप्त नहीं करते हैं। तो मौलिक कर्तव्य जो होते हैं किसी भी तरह की लीगल सैंक्शन यानी कि विधिक स्वीकृति प्राप्त नहीं करते हैं। सो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर है। अगर हम मौलिक कर्तव्यों की अगर हम बात करें, फंडामेंटल ड्यूटीज़ की, तो देखो, मौलिक कर्तव्य जो हैं इन्हें भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। और मौलिक कर्तव्य जो हैं ये कहाँ से लिए गए हैं? तो इन्हें लिया गया है रूस के संविधान से लिया गया है मौलिक कर्तव्यों को। और भारतीय संविधान के भाग 4 क में जो है मौलिक कर्तव्यों का वर्णन है। और अनुच्छेद 51 क में इनका वर्णन है। कौन से अनुच्छेद में? 51 क में इनका वर्णन है। और मौलिक अधिकार जो हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हैं ये क्या है? नॉन जुडिशिएबल हैं, यानी कि गैर न्याय संगत है। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, अ यूनिफॉर्म सिविल कोड मेंशन इन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी एंश्योर। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में वर्णित समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करती है। तो क्या सुनिश्चित करती है? नेशनल इंटीग्रेशन को, यानी कि राष्ट्रीय एकता को। सो ऑप्शन यहाँ पर इसका बी राइट आंसर है। देखिए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की अगर हम बात करें तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो हैं ये किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो आयरलैंड के संविधान से जो हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को लिया गया है। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद कितने में इनका वर्णन है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का वर्णन है। और भाग 4 में इनका वर्णन है। भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक वर्णन किया गया है। और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो होते हैं इन्हें न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता और इन्हें किसी भी तरह की जो होती है वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं होती है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हु हेल्ड द ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर 2 कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स। कौन भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 अवधि तक रहे थे? तो भारत के उपराष्ट्रपति कौन थे? ये थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन जो थे ये लगातार 2 अवधि तक रहे थे। सो ऑप्शन सी यहाँ पर इसका जो है राइट आंसर है। उपराष्ट्रपति पद की अगर हम बात करें कि उपराष्ट्रपति का पद जो है ये किस देश के संविधान से लिया गया है? तो उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और देखो, उपराष्ट्रपति जो होता है ये राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, पर उपराष्ट्रपति संसद का सदस्य जो होता है ये नहीं होता है। ठीक है। और उपराष्ट्रपति जो होता है इसे मतदान करने का अधिकार भी नहीं होता। पर ये जो यानी कि राज्यसभा का जो पदेन सभापति होता है, उपराष्ट्रपति मतदान करने का इसे अधिकार नहीं होता, लेकिन निर्णायक वोट ये दे सकता है, यानी कि कास्टिंग वोट देने का इसे अधिकार होता है।
तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखने हैं। और देखो उपराष्ट्रपति जो होता है इसी पद की शपथ कौन दिलाता है, तो पद की शपथ दिलाते हैं राष्ट्रपति। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू विच ऑफ द फॉलोइंग। निम्नलिखित में से किसके प्रति मंत्री परिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी है। तो मंत्री परिषद जो होती है ये कलेक्टिवली रूप से रिस्पॉन्सिबल होती है लोकसभा के प्रति। सो ऑप्शन है सी यहाँ पर इसका जो है राइट आंसर है। लोकसभा की अगर हम बात करें लोकसभा की, तो देखो लोकसभा जो होता है ये संसद का प्रथम सदन होता है। लोकसभा प्रथम सदन होता है संसद का, और ये क्या है, लोकसभा एक निम्न सदन है। क्या है, एक निम्न सदन है। और तो ये पॉइंट आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो है वो ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, हु वॉज द फर्स्ट फॉरेन मिनिस्टर ऑफ फ्री इंडिया। स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन थे। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेश मंत्री जो थे ये थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जो कि ऑप्शन में नहीं दे करके रखा हुआ है, इसीलिए ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर है। तो अगर आपसे पूछ लें कि स्वतंत्र भारत के प्रथम स्वास्थ्य मंत्री कौन थे, तो स्वास्थ्य मंत्री कौन थे, ये थे राजकुमारी अमृत कौर थी स्वास्थ्य मंत्री। और अगर आपसे वित्त मंत्री के बारे में पूछ लें कि स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे, वो थे R.K. षणमुगम सेठी। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, जापान पार्लियामेंट इज़ नोन एज। जापान की संसद को क्या कहते हैं, इसे डाइट के नाम से जानते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर है। अच्छा, उसी तरह से आपसे रूस की संसद के बारे में पूछा जाता है कि रूस की संसद का क्या नाम है। रूस की संसद का नाम है ड्यूमा। और ऑप्शन सी की अगर हम बात करें शोरा, तो ये जो है ये अफ़गानिस्तान की संसद का नाम है शोरा। और युआन जो है युआन, ये चीन की संसद का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, राज्यसभा के स्थायी सदस्य कितने हैं। तो राज्यसभा के स्थायी मेंबर जो होते हैं ये कितने होते हैं, 250। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर है। देखो राज्यसभा की अगर हम बात करें राज्यसभा, तो राज्यसभा जो है एक उच्च सदन होता है। राज्यसभा के जो 12 सदस्य होते हैं इन्हें प्रेसिडेंट नियुक्त करता है। और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए कितनी आयु चाहिए होती है, 23 वर्ष आयु चाहिए होती है राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए। राज्यसभा जो है एक स्थायी सदन है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि राज्यसभा किस तरह का सदन है, एक स्थायी सदन है। और राज्यसभा जो है कभी भी भंग नहीं होती है। इसके सदस्यों का कार्यकाल जो है वो होता है 6 वर्ष। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, तो 6 ईयर कार्यकाल होता है। और राज्यसभा के जो होते हैं 1/3 सदस्य जो होते हैं ये प्रति वर्ष रिटायर होते रहते हैं। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द फर्स्ट फीमेल स्पीकर ऑफ लोकसभा इज़। लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर है, तो लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर जो थी वो मीरा कुमार है। सो ऑप्शन ए राइट आंसर है। विजया लक्ष्मी पंडित की अगर हम बात करें, विजया लक्ष्मी पंडित की, तो ये जो थी ये महाराष्ट्र की 6th नंबर की गवर्नर थी। और विजया लक्ष्मी पंडित जो थी संयुक्त राष्ट्र महासभा की 8th नंबर की प्रेसिडेंट थी। या हम यूँ कहें कि विजया लक्ष्मी पंडित जो थी ये संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष थी। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। सुचेता कृपलानी की अगर हम बात करें, तो सुचेता कृपलानी जो थी ये क्या थी, इंडिया की फर्स्ट फीमेल चीफ मिनिस्टर थी। और फर्स्ट फीमेल चीफ मिनिस्टर थी तो किस राज्य की थी, तो ये थी उत्तर प्रदेश की। टाइम पीरियड क्या था इनके चीफ मिनिस्टर बनने का, तो 1963 से लेकर के 1967 तक रही थी ये चीफ मिनिस्टर सुचेता कृपलानी। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, यूनियन बजट इज़ ऑलवेज प्रेजेंटेड फर्स्ट इन। केंद्रीय बजट हमेशा सर्वप्रथम प्रस्तुत किया जाता है। तो केंद्रीय बजट जो होता है हमेशा सर्वप्रथम जो होता है लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। सो ऑप्शन ए यहाँ पर इसका राइट आंसर है। और देखो भारत के संविधान में जो है कहीं भी आपको बजट शब्द का उल्लेख देखने को नहीं मिलता है। बजट शब्द की जगह पर आर्टिकल 112 जो है अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का उल्लेख किया गया है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। और बजट की अगर हम बात करें तो बजट 2021-22 अभी पेश किया गया। तो बजट 2021-22 का टोटल बजट जो था वो कितना रखा गया था, तो ये था 34,83,236 करोड़ रुपए। ये टोटल बजट हमारा है 2021-22 का। ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है।
और देखो बजट जो होता है इसे पेश कौन करता है, तो वित्त मंत्री जो होते हैं ये इसे पेश करते हैं। और हमारा जो बजट है 2021-22 का, इसे किसने पेश किया था, तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया था बजट को 2021-22 को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है, तो संसद का जब भी एक ज्वाइंट सेशन होता है तब उसकी अध्यक्षता कौन करता है, तो वो करते हैं लोकसभा के स्पीकर। सो ऑप्शन बी यहाँ पर इसका राइट आंसर है। और अगर आपसे पूछ लें कि संसद का जो ज्वाइंट सेशन होता है, संयुक्त अधिवेशन जब भी होता है, तो इसे बुलाता कौन है, तो इसे बुलाता है राष्ट्रपति, लेकिन अध्यक्षता कौन करता है, तो लोकसभा का स्पीकर करता है। और देखो ज्वाइंट सेशन यानी कि संयुक्त अधिवेशन का वर्णन जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 में किया गया है। और एक क्वेश्चन बन जाता है कि ज्वाइंट सेशन होता है, संयुक्त अधिवेशन जो होता है, किन विषयों पर नहीं बुलाते हैं, तो धन विधेयक हो गया एंड इसके साथ में संशोधन विधेयक पारित करने के लिए जो होता है ज्वाइंट सेशन को नहीं बुलाते हैं। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, अ बिल प्रेजेंटेड इन पार्लियामेंट बिकेम एन एक्ट आफ्टर, संसद में प्रस्तुत विधेयक एक कानून बन जाता है। तो संसद में प्रस्तुत विधेयक जो है कब एक कानून बन जाता है, जब उसके ऊपर राष्ट्रपति जो होते हैं वो साइन कर देते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पर इसका राइट आंसर है, द प्रेसिडेंट हैज़ गिवन हिज असेंट। सो ऑप्शन ए यहाँ पर, बी इसका यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द लार्जेस्ट कमेटी ऑफ द पार्लियामेंट, निम्नलिखित में से कौन सी संसद की सबसे बड़ी समिति है। तो संसद की सबसे बड़ी कमेटी कौन सी होती है, ये होती है प्राक्कलन कमेटी यानी कि एस्टिमेट कमेटी। सो ऑप्शन ए राइट आंसर है। प्राक्कलन समिति की अगर हम बात करें, एस्टिमेट कमेटी की, इसमें कितने मेंबर होते हैं, तो इसमें मेंबर होते हैं टोटल 30 मेंबर होते हैं, और ये 30 मेंबर जो होते हैं ये लोकसभा के ही होते हैं। राज्यसभा का इसमें किसी तरह का कोई सदस्य नहीं होता है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। और क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन किसे कहते हैं, तो वो कहते हैं पब्लिक अकाउंट कमेटी जो होती है, पब्लिक अकाउंट कमेटी जो होती है, इसे जो होते हैं प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन के नाम से जानते हैं। और इसे लघु लोकसभा भी कहते हैं पब्लिक अकाउंट के कमेटी को, और हिंदी में इसे हम कहते हैं लोक लेखा समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इंजॉयज, भारत के सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है। तो देखो भारत के सर्वोच्च न्यायालय को मौलिक क्षेत्राधिकार, परामर्शिक क्षेत्राधिकार, अपीलीय क्षेत्राधिकार, ये तीनों प्राप्त हैं। सो ऑप्शन डी यहाँ पर इसका राइट आंसर है। और देखो अनुच्छेद 129 के बारे में भी आपसे पूछा जाता है। तो अनुच्छेद 129 जो है इसमें सुप्रीम कोर्ट को अभिलेख न्यायालय की संज्ञा दी गई है। तो ये वाला पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है, अनुच्छेद 129। और ये जो हमारा सुप्रीम कोर्ट होता है इसी मौलिक अधिकारों का संरक्षक भी कहते हैं। देखो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में कहा गया है कि अगर आपकी किसी भी मौलिक अधिकार का हनन होता है तब आप उसको लागू करवाने के लिए हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट जो है इसे मौलिक अधिकारों का संरक्षक भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, कौन एक जिला न्यायाधीश की नियुक्ति कर सकता है। तो एक जिला न्यायाधीश की नियुक्ति कौन कर सकता है, तो ये करते हैं केवल राज्यपाल, उच्च न्यायालय के परामर्श से राज्यपाल। ऑप्शन ए यहाँ पर इसका जो है राइट आंसर है। एक जिला न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करते हैं, उच्च न्यायालय से परामर्श करके राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द चीफ मिनिस्टर इज़ अपॉइंटेड बाय, मुख्यमंत्री नियुक्त होता है। तो मुख्यमंत्री जो होता है ये राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था कब लागू की गई थी। तो देखो भारत में पंचायती राज व्यवस्था जो थी ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा राजस्थान के नागौर जिले से 2 अक्टूबर 1959 को स्टार्ट की गई थी पंचायती राज व्यवस्था। सो ऑप्शन इसका यहाँ पर ए जो है राइट आंसर है। और आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है कि हु इज़ द फादर ऑफ पंचायती राज सिस्टम, पंचायती राज सिस्टम के पिता के नाम से किसे जानते हैं, तो वो जानते हैं बलवंत राय मेहता को, बलवंत राय मेहता। ये वाला पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है।
और अनुच्छेद 40 जो है भारतीय संविधान की अनुच्छेद 40 में जो है इसमें ग्राम पंचायतों के गठन का वर्णन है। इसे भी पूछते हैं कि अनुच्छेद 40 जो है इसमें किसका वर्णन किया गया है, तो ग्राम पंचायतों के गठन का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द कंकरेंट लिस्ट कंटेन्स, समवर्ती सूची में समविष्ट है। तो समवर्ती सूची जो है इसमें कितने विषय हैं, 52 विषय हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। और अगर हम बात करें राज्य सूची की, तो राज्य सूची में जो है 61 विषयों का वर्णन किया गया है। संघ सूची में कितने विषय हैं, तो संघ सूची में जो है 100 विषय हैं। तो ये वाला पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विधिक मामलों में भारत सरकार को कौन परामर्श देता है। तो विधिक मामलों में भारत सरकार को कौन परामर्श देता है, अटॉर्नी जनरल, महान्यायवादी। सो ऑप्शन यहाँ पर इसका ए जो है राइट आंसर है। और भारत की ये जो महान्यायवादी होता है इसकी नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति जो होता है महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति करता है। अगर आपसे पूछ लें कि वर्तमान समय में हमारे जो अटॉर्नी जनरल हैं वो कौन है, तो वो हैं के वेणुगोपाल, के वेणुगोपाल। तो ये वाला पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। और ये जो के वेणुगोपाल हैं ये 15 नंबर के अटॉर्नी जनरल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भारत के राष्ट्रध्वज में चित्र धर्म चक्र में कितने आरे होते हैं। तो ये तो सभी को ही पता होगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है 24। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द राइट टू एजुकेशन वाज एडिड टू द फंडामेंटल राइट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया थ्रू द, भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों में शिक्षा के अधिकार को सम्मिलित किया गया है। तो भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों में शिक्षा के अधिकार को 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 क में शामिल किया गया है। सो ऑप्शन सी यहाँ पर इसका जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं द लार्जेस्ट इकोसिस्टम ऑफ द अर्थ इज। अच्छा, इस क्वेश्चन के बारे में, इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन आंसर की में राइट आंसर जो है वो ऑप्शन ए दे करके रखा हुआ है, लेकिन काफ़ी सारी वेबसाइट के ऊपर इसका राइट आंसर ऑप्शन बी भी दे रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप ही मुझे बताओ कमेंट बॉक्स में कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। बट मेरे हिसाब से इसका आंसर जो है ऑप्शन बी होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं वन महोत्सव इज एसोसिएटेड विद, वन महोत्सव संबंधित है। तो वन महोत्सव जो है ये किससे संबंधित है, ये वृक्षारोपण से यानी कि प्लांटिंग ट्रीज से संबंधित है। सो ऑप्शन सी यहाँ पर इसका जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है वर्मी कंपोस्ट इज अ, वर्मी कंपोस्ट है एक, तो वर्मी कंपोस्ट है एक कार्बनिक उर्वरक, ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है एसिड रेन इज कॉज्ड वाई द पॉल्यूशन ऑफ एनवायरनमेंट वाई, किसके द्वारा पर्यावरणीय प्रदूषण से अम्ल वर्षा होती है। तो देखिए अम्ल वर्षा यानी कि एसिड रेन जो है ये किसके द्वारा होती है, तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन यहाँ पर बी राइट आंसर है। नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड इसके द्वारा जो होती है ये एसिड रेन होती है। सो ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है लाइकेन आर द बेस्ट इंडिकेटर ऑफ, लाइकेन सर्वोत्तम सूचक हैं। तो लाइकेन जो है सर्वोत्तम सूचक है एयर पॉल्यूशन के, ऑप्शन है यहाँ पर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन होते हैं। तो भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन जो होते हैं ये अंडमान एंड निकोबार में देखने को मिलते हैं। सो ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है निम्नलिखित में से किस में से कार्बन क्रेडिट की संकल्पना का उद्भव हुआ था। तो कार्बन क्रेडिट की संकल्पना का उद्भव हुआ था क्योटो प्रोटोकॉल से, ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर ग्रीन हाउस गैस, निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख गृहित हरित गृह गैस नहीं है, यानी कि ग्रीन हाउस गैस जो है वो नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी यहाँ पर है कैल्शियम कार्बोनेट। कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये एक तरह की ग्रीन हाउस गैस है, मेथेन एंड वाटर वेपर भी जो है ग्रीन हाउस गैस हैं। इसी के साथ साथ जो है नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन और ओजोन ये जो है ये भी ग्रीन हाउस गैसेज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं सोहन कल्चर इज़ अनदर नेम ऑफ, सोहन कल्चर किसका दूसरा नाम है। तो सोहन कल्चर जो है ये किसका दूसरा नाम है, पेलियोलिथिक कल्चर, ऑप्शन डी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। सोहन कल्चर का दूसरा नाम है पेलियोलिथिक कल्चर, ऑप्शन डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा काल में निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक बार चित्रित प्राणी है। तो कौन है, वो है एक श्रृंगी पशु यानी कि यूनिकॉर्न। सो ऑप्शन यहाँ पर इसका जो है बी राइट आंसर है। अच्छा, एक क्वेश्चन आपसे पूछते हैं कि स्वास्तिक चिन्ह,
स्वास्तिक चिन्ह जो है ये किसकी देन है? तो स्वास्तिक चिन्ह जो है ये हड़प्पा सभ्यता की देन है। और इस स्वास्तिक चिन्ह से क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि उस टाइम जो थी सूर्य की उपासना होती थी। तो ये वाला पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 10 राजन। तो 10 राजन क्या थे? 10 राजन जो थे ये थे 10 राजाओं का युद्ध। ऑप्शन ए यहाँ पर इसका राइट आंसर है। देखिए 10 राग के युद्ध के नाम से भी इसे हम जानते हैं। 10 राग या 10 राजन युद्ध जो हुआ था ये दिवोदास के पुत्र सुदास और 10 आर्य और अनार्य राजाओं के बीच में हुआ था 10 राग युद्ध। और सुदास जो था इसका गुरु और मंत्री कौन था? तो वो था वशिष्ठ। और 10 आर्य और अनार्य राजाओं का जो इनका नेतृत्व कौन कर रहा था? तो वो कर रहा था विश्वामित्र इनका नेतृत्व कर रहा था। और सुदास जो था इसने 10 आर्य और अनार्य राजाओं को हरा दिया था। तो ये वाला पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है उपनिषद आर बुक्स ऑन। उपनिषद पुस्तकें हैं। तो उपनिषद पुस्तकें हैं दर्शन शास्त्र की। ऑप्शन ए राइट आंसर है। और उपनिषद कितने हैं? तो उपनिषद हैं 108। पुराण आपसे पूछ ले जाते हैं कि पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या कितनी है? तो ये है 18। और वेद भी आपसे पूछ ले जाते हैं कि वेदों की संख्या कितनी है? तो वेद हैं 4। ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है आज का लास्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ, हु फाउंडेड पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? तो पाटलिपुत्र की स्थापना की थी उदाइन ने। सो ऑप्शन डी सी यहाँ पर इसका राइट आंसर है। उदाइन जो है इसके पिता का नाम था अजातशत्रु। तो उदाइन ने अपने पिता अजातशत्रु की हत्या करके ये गद्दी पर बैठा था। और उदाइन जो था ये जैन धर्म को मानता था उदाइन। और बिंबिसार की अगर हम बात करें तो बिंबिसार जो था इसने हर्यक वंश की स्थापना की थी। और बिंबिसार जो था ये 544 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठा था बिंबिसार। और बिंबिसार के राजवैद्य का नाम पूछा जाता है तो इसके राजवैद्य का नाम था जीवक जो था इसके राजवैद्य का नाम था। तो देखिए आज के लिए इतना ही। आज के लिए हम इतने ही क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तब आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। और अगर आप इसी तरह की और वीडियोस पाना चाहते हैं तब आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।